अब एक और चीज समझ लेते हैं कि अगर ये एटम है, एटम में हमने केमिस्ट्री में देख रखा है कि जो न्यूट्रल एटम है जिस पे चार्ज नहीं है कोई, उस पे जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं है। ठीक है, और एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, इसका मतलब जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं। इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारा जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है। उस क्योंकि चार्जेस क्या है, बैलेंस है ना, ओवरऑल चार्ज नहीं है। अब अगर इसको हमको चार्ज करना हो, अगर इस मटेरियल को हमें पॉजिटिव चार्ज करना हो, तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चार्ज कम हो। इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चार्ज जब कम हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कुल मिलाकर के हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, और अगर इसी को हमको क्या करना हो, इसी को अगर हमें नेगेटिव चार्ज करना हो, तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन वाला नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। ठीक है, अभी एक और चीज़ हम समझ लेते हैं यहीं पे कि कैसे ज़्यादा या कम करेंगे इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कब कम होगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे कम होगा वो देखना है। दूसरी चीज कि जब हमें नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है, तो इलेक्ट्रॉन को कम या बढ़ा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज होती है वर्क फंक्शन, अभी हम इसके आगे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी लगेगी ना, दो निकालेंगे तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी, तीन निकालेंगे तो और ज्यादा लगेगी, है कि नहीं। क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बहुत अंदर है ना, और इलेक्ट्रॉन ही बाहर होता है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं। अगर हम प्रोटॉन की कोशिश करेंगे निकालने की, तब तो हमको बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, है कि नहीं भाई। पूरे पूरे एटम के अंदर न्यूक्लियस से निकालना पड़ेगा, तो जो कि बहुत ही ज्यादा टीडियस है। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छेड़ते भी नहीं, हम क्या करते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन से ही, इलेक्ट्रॉन को कम करके या फिर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करके, इलेक्ट्रॉन निकाल करके या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें दे करके हम मटेरियल को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। तो हम कैसे, तो कोई भी मटेरियल कैसे चार्ज होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो वो पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन और हम उसमें डाल दें तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और पूरी की पूरी बॉडी कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज कैसे आ सकता है, जब उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आए या फिर कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम फ्रॉम देयर। Electrons lie in outer shells and it is easier to remove them. Okay? तो इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं इसलिए उनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन हम घटाते हैं। ठीक है, ओके। वर्क फंक्शन ऑफ अ बॉडी अभी बात कर रहे थे हम इसकी। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन अ बॉडी इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। तो किसी भी बॉडी की सरफेस से, किसी भी बॉडी की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना वर्क हमको करना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन बोलते हैं किसी भी बॉडी। ऑब्वियसली इट इज इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी whose work function is lower। तो वर्क फंक्शन का मतलब वो अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जिस जिस बॉडी के लिए वर्क फंक्शन कम होगा उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा। तो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे हमको ये वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाते हैं और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते हैं। तो ऐसे, तो इसलिए जो हमने अब उस ऑब्जर्वेशन को हम रिमाइंड करते हैं, जो हमने देखा था कि ग्लास रॉड एक सिल्क के कपड़े से रगड़ी गई और एक प्लास्टिक रॉड जो है उससे कैट फर से रगड़ी गई, है ना। तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, अभी हमको समझना क्या है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालना है, उस बात वो बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक मटेरियल है सिल्क का क्लॉथ, दूसरा मटेरियल है ग्लास रॉड। ठीक है, ये मटेरियल फिक्स है ना, कांच है, कांच का मतलब कांच और सिल्क का मतलब सिल्क। ठीक है, अब जब दोनों को हम रगड़ेंगे, दोनों को रब करेंगे, ठीक है, तो इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा
और इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा। रगड़ने पे क्या होगा कि एक एनर्जी जनरेट कर रहा है ना, एक एनर्जी आ रही है फ्रिक्शन से यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी जब इसके सरफेस पे मिलेगी तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एक्वायर करेगा, और इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एक्वायर करेगा, कि नहीं। वही ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, हमको ये मालूम है केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये न्यूट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में होते हैं, और वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, वो बेस्ड ऑन दियर एनर्जी, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है वो सबसे दूर रखा जाता है न्यूक्लियस से, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो न्यूक्लियस के सबसे पास रखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की, वैसे वैसे वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी तो वो बाहर, है ना, ज्यादा एनर्जी तो वो धीरे धीरे बाहर होता जाएगा ना, कम एनर्जी तो वो एटम के अंदर होगा, ठीक है। तो अब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, जो इस लास्ट सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, अंतिम सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन है, उनको अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस ऑर्बिट को भी छोड़ देंगे, और जब उस ऑर्बिट को छोड़ देंगे तो वो एटम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसी एनर्जी को देने के लिए वर्क करना पड़ता है, वही वर्क क्या है, वर्क फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे अब ये ग्लास है तो ग्लास का अपना एक वर्क फंक्शन होगा, फिक्स होगा। ऐसे सिल्क का भी अपना एक वर्क फंक्शन होगा, ऐसे प्लास्टिक का होगा, ऐसे कैट्स वर्क का होगा, ठीक है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, रगड़ने पे उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ये शहर घूमेगा फिर इधर उधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता बाहर ना। तो वो अगर जस्ट कोई दूसरा मटेरियल बगल में है, ठीक है ना, तो वो अगर उस मटेरियल की सरफेस पे या उसकी शेल में सेट हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर ठीक है ना, कुल मिला करके वो उस मटेरियल में चला जाता है, ठीक है। जैसे अब दो को हम रगड़ रहे हैं, तो इसका वर्क फंक्शन कम था, इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल गया, जल्दी से निकला तो फिर वो दूसरे वाले में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इसमें कमी हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इसमें कमी हुई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिसमें ज्यादा हुआ वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो दोनों पे कैसा चार्ज आ गया, अपोजिट चार्ज आ गया। अब अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो रगड़ने से किस प्रकार ये बॉडी चार्ज होती है ये हम लोग को समझ में आ गया। और एक और बात समझ में आ गई कि दोनों मटेरियल के बीच में जो अभी हो रहा है वही हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास का अगर वर्क फंक्शन कम है तो ग्लास से ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसमें जाएंगे। तो हमेशा जब भी ग्लास को सिल्क से रगड़ा जाएगा तब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। और वैसे ही इन दोनों के बीच में भी कुछ होगा, ये कहाँ से डिसाइड होगा, वर्क फंक्शन से जब रगड़ेंगे तो। अब इन दोनों को रगड़ेंगे तो जिसका भी क्या कम होगा, वर्क फंक्शन कम होगा, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये कैट्स फर का जो होता है, ये प्लास्टिक रॉड है, इसका वर्क फंक्शन कम होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाता है। तो ये कैसा हो गया, निगेटिव, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो वही कारण था कि जब हम इस ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को पास में लेके आए तो दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज है, इसलिए दोनों क्या किए, अट्रैक्ट किए। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे रगड़ने पे किस टाइप के चार्ज आते हैं और क्यों ऐसी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वर्क फंक्शन में हमने समझ लिया, ठीक है ना। आप वर्क फंक्शन को ये आप और डीपली स्टडी कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ बॉडीज गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन एज शोन इन फिगर 1.2। ये 1.2 है, वो एक बॉडी दूसरी बॉडी, ठीक है ना। W2 ग्रेटर देन W1, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन क्या है, कम है। नाउ सपोज A एंड B आर रब टुगेदर, मान लो कि A और B को हमने क्या किया, रगड़ा, ठीक है। इट इज ओके, नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी। तो अब क्या होगा, ए से इलेक्ट्रॉन बी में जाएगा ना, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन ए आर लूजली बाउंड, लूजली बाउंड का मतलब वर्क फंक्शन इसमें क्या है, कम है, ठीक है, और आसानी से निकल जाएंगे। और इसमें वर्क फंक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड है इसके न्यूक्लियस से, तो वो जल्दी से नहीं निकलेंगे। ओके, बेसिकली चार्जिंग कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। तो एक तो ये तरीका हो गया ना कि रगड़ के हम बॉडीज को चार्ज करें, उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उसके बाद वो बॉडीज क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी ना। तो ऐसे और कौन से कितने तरीके हो सकते हैं बॉडीज को चार्ज करने के। तो बेसिकली चार्जिंग कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड है, दैट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब वही रगड़ना एक दूसरे को, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब है कि एक बॉडी चार्ज है
ठीक है, और दूसरी अनचार्ज है, तो इस चार्ज बॉडी से इसको कनेक्ट कर दो बाय मीन्स ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर, जो कंडक्ट कर सके चार्ज को। तो क्या होगा, चार्ज यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो तरीका है वो क्या है, इंडक्शन। ठीक, इंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज के बगल में रख दो। ठीक है, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है पहले से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके सामने वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा और बगल इधर वाले सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, क्योंकि जितना इस पे चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए। तो पहले इस पे जीरो था, इसलिए टोटल क्या होना चाहिए, जीरो। तो जितना यहाँ नेगेटिव आता है उतना यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव। लेकिन ये बॉडी कैसी हुई, चार्ज हो गई, नेट चार्ज जीरो, लेकिन ये चार्ज है। ठीक है ना, इसका ये सरफेस नेगेटिव, ये सरफेस पॉजिटिव। तो इसे बोलते हैं इंडक्शन। इसमें टच नहीं कराते, ना ही रगड़ते हैं। ठीक है ना, बस बगल बगल रख देते हैं, तो ये इंड्यूस्ड होता है चार्ज, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ठीक है, तो अभी उसको अच्छे से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मेनली क्या क्या हमने देखा, ये चार्ज क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, तो इसके होने से क्या क्या, किस टाइप की सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारी की सारी बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्जेस क्या होते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटम ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, ई। ई ई का मतलब इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, न्यूनतम संभव आवेश है ये। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये कूलॉम क्या है, चार्ज की यूनिट है। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलॉम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से, जहां जैसी जरूरत पड़ती है। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज का यूनिट है कूलॉम, ये एसआई यूनिट है और हम एसआई यूनिट ही जनरली यूज करते हैं। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टेट कूलॉम बोला जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ठीक है, तो ये भी यूनिट ये कहीं कहीं पर ईएसयू में लिखा होता है। तो इतनी सारी चीजें देखी। अब बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, तो फ्रिक्शन से एक दूसरे को रगड़ के, कंडक्शन से एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करा दिया बाई कंडक्टिंग वायर। और तीसरा क्या है, इंडक्शन, बगल में रख दिया अनचार्ज के, तो वो भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इतना देख लिया। ठीक, सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या है। ठीक है ना, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि कैसे होता है। When two bodies are rubbed together, electrons are transferred from one body to another body and making one body positively charged and other negatively charged. Example क्या है, when a glass rod is rubbed with silk, the rod becomes positively charged, whereas silk gets negatively charged. However, ebonite on rubbing with wool becomes negatively charged. तो जो wool है वो कैसा हो जाएगा, positively charged हो जाएगा, और जो ebonite है वो। अभी चार्जिंग बाई कंडक्शन को देख, तो क्या है यहाँ पे, ये the process of charging from an already charged body can happens by either conduction or induction. ठीक है ना, तो अभी अभी जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि जो दो बॉडीज हैं जो दोनों पहले से ही डिस्चार्ज है, उन पे पहले से चार्ज नहीं है, तो उन दोनों को आपस में रगड़ देंगे। ठीक है, तब दोनों कैसे हो जाएंगे चार्ज, ये भी चार्ज हो जाएगी और ये भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब अगर हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, तो उस चार्ज्ड बॉडी से हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो उसके लिए दो तरीके, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। तो कंडक्शन देखते हैं, तो कंडक्शन में करना क्या होता है, हमको क्या होता है, सीधे सीधे इनको वायर से कनेक्ट कर दो। तो होगा क्या कि इस पे जितना चार्ज है, ठीक है, अगर ये कंडक्टर है तो उस सारा का सारा चार्ज ऐसे जा करके उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों पर बराबर बराबर चार्ज, तब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे कि अगर दो वाटर टैंक है, यहाँ पे एक में पानी है दूसरे में नहीं है, अगर दोनों को कनेक्ट कर दें हम पाइप से, ठीक है, यहाँ पे इतना पानी है, तो पानी का ट्रांसफर तब तक होगा यहाँ से यहाँ तक जब तक कि दोनों को लेवल क्या हो, बराबर ना हो। वैसे यहाँ पर भी होता है कि एक चार्ज बॉडी है दूसरी अनचार्ज बॉडी है या कम चार्ज है उस पर, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे हम वायर से, ठीक है, तो एक से इस हाई पोटेंशियल पर है, चार्ज ज़्यादा है, इस एक लो पोटेंशियल पर है, तो हाई पोटेंशियल से चार्ज लो पोटेंशियल वाली बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो इस पे जिस टाइप का चार्ज था, अगर पॉजिटिव था तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव था तो इस पर भी नेगेटिव आएगा। इस पे अगर पहले क्यू चार्ज था तो अभी बाद में क्या हो जाएगा, इस पे Q/2 आधा यहाँ हो जाएगा और आधा यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी इंडक्शन में क्या है ये, अभी ठीक है, इसको मैं कंक्लूजन भी आपको समझा देता हूँ ऐसे जल्दी से। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अगर चार्ज बॉडी है, ठीक, चार्ज बॉडी, और ये यहाँ पे कैसी है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक है,
इसमें पहले से मान लेते हैं चार्ज है प्लस क्यू, कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी इसमें ना तो हम कनेक्ट कराते हैं ना ही रगड़ते हैं, इसमें बगल में रख देना होता है अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपने सामने वाले सरफेस पे क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है, और अपोजिट वाले सरफेस पे अपने ही बराबर कितना बना देता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे अगर चार्ज है क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पे उतना ही क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस बॉडी पे हम चार्ज देखें तो ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है। तो अच्छा, अब इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स कैसे लगेगा उस पर जरा बात करें। तो इसके इस पूरी बॉडी पे पॉजिटिव, मतलब इधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों बॉडी क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, ठीक है ना, अलग अलग केसेस हैं। अ न्यूट्रल बॉडी टू बी चार्ज इज माउंटेड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस पर एक बॉडी को हमने माउंट कर दिया है, एक बॉडी को इस पे माउंट कर दिया है, ठीक है, जिसको चार्ज करना है, ये पहले से चार्ज नहीं। लेट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर दिस बॉडी, अब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम इस बॉडी के नियर लेके आए, पास में लेके आए। तो इसने क्या किया, अपने सामने वाले सरफेस पे नेगेटिवली जितना इस पे चार्ज था उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज बना देगी, इस साइड अपोजिट वाले में ना। तो आधे में नेगेटिव आधे में पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या है, अभी भी इस पे टोटल चार्ज 0 ही है, ठीक है ना। अब क्या किए हम, अगर इस वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, इस वाले सरफेस को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो क्या हुआ, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड में चला गया, अभी केवल और केवल क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा, ठीक है। Interesting thing here is that the rod does not lose any charge. The body is earth. Positive charge flows to the earth. Body जो है अर्थ से हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज किसमें चला गया, अर्थ में चला गया, बचा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो अभी क्या है कि केवल और केवल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर ये कंडक्टर है, अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल अगर ये कंडक्टर है, तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। नाउ द रॉड इज आल्सो रिमूव, अब रॉड को भी हटा दिया गया, तो ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द बॉडी, दस द बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और क्या हुआ, और ये बॉडी चार्ज भी हो गई, दूसरी वाली जो पहले से चार्ज नहीं थी, और इस रॉड को कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि इसको हमने कनेक्ट कर यहाँ पे टच भी नहीं कराया और रगड़ा भी नहीं, तो इस पे जितना चार्ज पहले से था उतना ही चार्ज है, इसको बाद में हमने हटा भी लिया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, कि हमने दूसरी वाली को चार्ज भी कर दिया और अपना कुछ गया भी नहीं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो एक चीज करनी पड़ जाएगी यहाँ पे, ग्राउंड से कनेक्ट, अगर ग्राउंड से कनेक्ट ना करते तो ऐसी सिचुएशन आती, ठीक है। ग्राउंड से कनेक्ट कर देने पे दूसरा वाला दूसरे टाइप का जो चार्ज था वो गायब हो गया। तो जब इंडक्शन से हमको किसी बॉडी को वन टाइप का चार्ज करना हो, या फिर पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउंडिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज हमारे पास दोनों टाइप के चार्ज आते हैं, आधे में पॉजिटिव और आधे में नेगेटिव, ठीक है ना। So properties of electric charge, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स रेदर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट। तो चार्ज ऐसा नहीं कि किसी भी बॉडी पे कितना भी चार्ज हो सकता है, चार्ज जो है वो फिक्स अमाउंट में होता है, ठीक है, ई के मल्टीपल में, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, क्योंकि चार्ज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को देना या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो जब भी हम देंगे या निकालेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ने दिया, हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ई चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 ई आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3 ई आएगा, ऐसे ही एक निकालेंगे तो पॉजिटिव में आएगा ई, दो निकालेंगे तो पॉजिटिव में 2 ई, तीन निकालेंगे तो पॉजिटिव में 3 ई। तो जो चार्ज किसी भी बॉडी पर हो सकता है वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू को, चार्ज को कोई एक जनरल फार्मूले में बना सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू एन ई, where n is number of electron। तो चार्ज की वैल्यू पता करने के लिए हमको केवल इतना पता होना चाहिए कि उस बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, उसकी नॉर्मल स्टेट के अलावा, ठीक है। तो हम उसका चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्वांटा के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, डिस्क्रीट। ई चार्ज हो गया, फिर 2e, फिर 3e, उसके बीच का कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, दैट इज टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम पे जो किसी और से कनेक्टेड नहीं है उस पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, कंजर्व होता है। ऐसा नहीं कि चार्ज अभी ऐसे ही और अपने आप ही बढ़ गया, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है,
ठीक है। तो पहले जितना चार्ज था उतना ही बाद में रहेगा। जैसे जब इंडक्शन वाला हम देखते हैं तो ये बॉडी कैसी हो गई थी, नेगेटिव चार्ज इधर हो गया था ना, इधर क्या हो गया था पॉजिटिव, तो उतना ही पॉजिटिव हुआ था ना जितना नेगेटिव हुआ था, क्योंकि ओवरऑल बॉडी पहले से तो डिस्चार्ज थी ना, तो बाद में भी डिस्चार्ज ही रहना है, क्योंकि ना हमने टच कराया है ना हमने रगड़ा है। तो इसके साथ ये अभी भी आइसोलेटेड ही है। जब इसको हम टच करा देते तो आइसोलेट नहीं रह जाती ना, रगड़ देते तो आइसोलेट नहीं रह जाती, अभी आइसोलेट है, टच नहीं हुआ है कहीं से। इसलिए आइसोलेटेड एटम पे टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, पहले जैसा ही। तो पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अब लेकिन जब हमने ग्राउंड से कनेक्ट करा दिया तो अभी ये आइसोलेटेड नहीं रहेगी। अब किससे कनेक्ट होगी, ग्राउंड से, तो आइसोलेटेड नहीं है। तो ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस पे फॉलो होगा, आइसोलेटेड सिस्टम पे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या, एडिटिविटी का ऑफ चार्ज। तो चार्जेस जो होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, ठीक है ना। हम बाकी का और कुछ नहीं देखते, हम जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे चार्ज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है ना। तो हम ऐसे अगर 2 कूलाम चार्ज है, -5 कूलाम है, 4 कूलाम है ना, 6 कूलाम है, तो इसको डायरेक्टली हम विथ साइन ऐड कर लेंगे ना, ठीक है ना। नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 कूलाम पॉजिटिव है, 4 कूलाम पॉजिटिव, 6 कूलाम हो गया ना, 6 कूलाम पॉजिटिव 12 कूलाम हो गया, -5 है तो -5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7 कूलाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं चार्जेस को। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज जो है वो बदलता नहीं है, ठीक है ना, इनवेरिएंट होता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मास होता है, ठीक है ना, वो जो इक्वेशन होता है अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल जिसका मास m वो बहुत स्पीड से चलने लगे तो उसका मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, उसकी स्पीड पे डिपेंड करने लगता है। ये वाला फार्मूला होता है ना, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल इस लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट स्पीड से चलने लगता है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि या इक्विवेलेंट स्पीड या उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा स्पीड से चलने लगता है, कम स्पीड से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये मास उसका चेंज होने लगता है, ठीक है। इस इक्वेशन से ये पहले वाला मास है रेस्ट में, ठीक है, और ये वाला मास है जब वो इस स्पीड में है, तो यहाँ से मास जो है वो वेरी कर सकता है स्पीड पे, लेकिन जो चार्ज है हमारा वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, कितनी भी स्पीड हो उसका चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। तो ये हमको क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस व्हिच एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में दो टाइप के फोर्स होते हैं। इफ द चार्ज आर स्टेशनरी देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन देम, इफ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उस पे दो चार्ज उनके बीच में एक ही टाइप का फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ ऑफ पॉइंट चार्जेस, जो आगे हम लोग देखेंगे। इफ द चार्जेस आर मूविंग, अगर चार्जेस मोशन में है, ठीक है, देन टू charges are moving, then two types of forces act between them, ठीक है ना। the first one is electric force, अगर मोशन में है दो चार्ज तो उनके बीच में दो टाइप का फोर्स लगेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो पहले भी लग रहा था, ठीक है ना, और साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, जो कि किस कारण से आया, जब चार्ज मूव करने लगे। वी शैल स्टडी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आगे आगे के चैप्टर में हम लोग तो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, जो चैप्टर देखा था ना हम लोगों ने, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म वगैरह, ठीक है ना। वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड रेडिएट्स एनर्जी। तो चार्ज क्या करता है, चार्ज तीन काम करता है, एक तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जब रेस्ट में होगा, और जब मोशन में आ जाएगा तो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करेगा, और मोशन में इस तरीके से आ जाए कि यूनिफॉर्म मोशन ना रहे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन आ जाए उसमें, एक्सेलरेट होने लगे, तब वो रेडिएशन को भी एमिट करना चालू कर देगा, एनर्जी को भी रेडिएट करने लगेगा। तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। अब चार्ज पार्टिकल मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन रेडिएट्स एनर्जी एज वेल एज, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर एक्सेलरेशन है तो साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है, ठीक है।